हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू सपोर्ट में। तो दोस्तों, हमारी एमएचआई सीरीज चल रही है और हम इसमें पढ़ रहे हैं एमएचआई 01। दोस्तों, हमारी आज की क्लास रहने वाली है यूनिट 4 नवपाषाण क्रांति। तो दोस्तों जो पहले पुरापाषाण काल था, उसके बाद मध्यपाषाण काल आया। तो जो नवपाषाण काल था, इसका जो टाइम पीरियड है या जो समय है वो 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 6,000 वर्ष पूर्व तक का माना जाता है समय काल। अब इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी पौधों को उगाया जाना, पशुओं को पाला जाना। पौधों को उगाया जाने से मतलब है कि ये लगभग पूरी तरह से कृषि पर ही निर्भर हो गए थे। खेती पर लगभग पूर्ण निर्भरता। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, बस्तियों के आकार में वृद्धि हुई, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होने लगा और कपड़े की बुनाई, व्यापक पैमाने पर होने वाला सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये कुछ विशेषताएं थी नवपाषाण युग की। तो दोस्तों, आप इन्हें याद रखिएगा। अब नवपाषाण युग की जो अवधारणा थी वो सन 1865 में एक पुरातत्ववेत्ता थे, जॉन लुबाक। इन्होंने सबसे पहले नवपाषाण युग की जो अवधारणा थी वो पेश करी थी। तो दोस्तों, चलिए हम पढ़ते हैं नवपाषाण क्रांति को। तो इस चैप्टर को, इस यूनिट को हम इन पॉइंट के अंदर कवर अप करेंगे। खान पान के जो तौर तरीके थे उनमें क्या बदलाव आया, उनके बसने के तौर तरीकों में क्या बदलाव आया, औजार क्या क्या थे उनके, मिट्टी के बर्तन बनाना उन्होंने शुरू किया था, बुनाई शुरू कर दी थी, विनिमय होने लगा था, एक दूसरे से व्यापार टाइप का एक्सचेंज होने लगा था, आदान प्रदान होने लगा था चीज़ों का, धातु का उपयोग, तांबा और कांसा जैसी धातुओं का उपयोग होने लगा था। उनकी सामाजिक संरचना किस तरह की थी और उनकी मान्यताएं क्या क्या थीं, वो क्या मान्यताएं थी उनकी, क्या कि किन किन चीज़ों को मानते थे। तो सबसे पहले देखते हैं हम खान पान के तौर तरीकों में आया बदलाव। खान पान के जो तौर तरीके थे उनमें क्या बदलाव आया? पुरापाषाण लोग में जहाँ ज़्यादातर मांस खाते थे, वहीं मध्यपाषाण युग में लोग कई प्रकार के भोजन, मतलब मांस भी खाते थे और पौधों के फल मूल और जड़ें भी खाते थे। वहीं नवपाषाण युग में क्या हुआ? ये मुख्य रूप से अनाज खाया जाने लगा। तो ज़्यादातर लोग नवपाषाण युग में शाकाहारी हो गए थे। अब पूर्ण रूप से कृषि और पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो दोस्तों, ये आप याद रखिएगा कि जो नवपाषाण आते आते पूर्ण रूप से कृषि पे ही लोग और पशुपालन पे ही निर्भर हो गए थे। अब शिकारी संग्राहक भी नहीं रहे थे और खेती करने लगे थे। मवेशियों को पालने से खान पान के तौर तरीके पूरी तरह बदल गए। कैसे बदल गए? जब उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया तो दूध और दूध से बने हुए पदार्थ उनके भोजन में शामिल हो गए। मांस के बदले शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता मिलने से नमक की जरूरत बढ़ गई और इसका व्यापार होने लगा। मांस की जगह अगर शाकाहारी भोजन आप खाएंगे तो शाकाहारी भोजन में नमक की जरूरत पड़ती है धीरे धीरे करके। अब नमक की जरूरत पड़ी तो नमक हर जगह तो होता नहीं है, तो जो समुद्री इलाके थे वहां से नमक का व्यापार होना शुरू हो गया। अब जो खान पान में जो बदलाव आया, खान पान में होने वाले आमूल परिवर्तन का मनुष्य की शारीरिक बनावट और बीमारियों पर भी असर पड़ा। जैसा जैसा हम खाते हैं वो हमारे शरीर की बनावट पे और हमारे जो अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है उस पर भी असर डालता है। तो दोस्तों, देखते हैं अगला पॉइंट है कि बसने के तौर तरीके क्या थे। दोस्तों, बसने के तौर तरीके थे उनके, जिससे जब इन्होंने पौधे उगाए जाने और जानवरों के पाले जाने के फलस्वरूप क्या हुआ कि इनके लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। अब परिवर्तन क्या है? जैसे जब खेती करने लगे तो इनको एक जगह रुक के रहना पड़ा, वहां पे एक जगह टिक के रहना पड़ा, टिक के रहने लगे खाद्य उत्पादन की वजह से। अब इसमें लगभग नवपाषाण काल में बस्तियों की संख्या, आकार और कब्रगाहों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। वही जब खेती करने लगे तो फिर धीरे धीरे करके और लोग भी वहां आके बसने लगे, स्थायी वो हो गया। और जो नदी की घाटियां थी वगैरह उन पे, उनके नजदीक में जहाँ थोड़ा जीवन सरल था, सुगम था, तो वहां पे धीरे धीरे करके लोग इकट्ठे होने लगे, तो बस्तियों का आकार बढ़ गया। जब बस्तियों का आकार बढ़ा तो लोगों की मृत्यु हुई, तो उनको दफनाने के लिए जगह चाहिए होती, तो कब्रगाह थे, धीरे धीरे करके उनका भी आकार बढ़ता गया। अब जो अच्छे क्षेत्र थे तो वहां पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक दूसरे पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए, तो धीरे धीरे करके वहां पे एक पीढ़ी रह रही थी, उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा ऊंचा कर लिया उसको, फिर दूसरी पीढ़ी, तो ऐसे करके जमीन के स्तर धीरे धीरे करके ऊपर उठता गया। दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं, औजार। नवपाषाण काल में औजार कैसे थे? खेती के लिए जमीन तैयार करने के लिए
खंती और फावड़ा जैसे औजार सबसे पहले बनाए। इन्होंने खेती के लिए, इनकी जो विशेषता क्या थी, खेती करना, पशुपालन करना, तो खेती के लिए औजारों की जरूरत पड़ेगी, तो इन्होंने क्या बनाया, खंती और फावड़ा, सबसे पहले इन्होंने यही औजार बनाए। अब कुदाल से जहाँ मिट्टी खोदी जाती थी, वहीं खंती से बीज बोने के लिए खेत में लीक बनाई जाती थी। दोस्तों कुदाल तो सब जानते हैं, लेकिन खंती क्या होती थी, खंती एक डंडा नुमा, एक छड़ी टाइप की एक औजार होता था, जिससे कि बीज बोने के लिए उससे हल्की हल्की लकीर बनाई जाती थी। अब पकी फसल को काटने के लिए चाकू और हंसिए का इस्तेमाल करते थे ये लोग। काटने के लिए कुल्हाड़ी या बसूला का इस्तेमाल किया जाता था। अब इन्हें क्या है, इस टाइम तक खूब चिकना उनको बनाया जाने लगा, पत्थर से उसको उसको पॉलिश करके, उसकी धार को तेज करके, इस तरह से ये नवपाषाण काल के औजार थे। हंसिए जैसे खास काम करने वाले औजार बनाए गए, जिसमें छोटे छोटे दांत बने होते थे और लकड़ी का मूठ लगा होता था, जिसे लोग आजकल दरांती बोलते हैं। उस तरह का जो गेहूं काटने वगैरह के लिए, फसल काटने के लिए उस तरह के औजार बनाए गए, जिसमें छोटे छोटे दांत होते थे और जिनमें एक पीछे हैंडल, लकड़ी का हैंडल लगा होता था। तो इस तरह के इनके औजार थे। तो आप, अगर आप ने पिछले 3 यूनिट देखी होंगी, तो आप एकदम अंतर कर पाएंगे कि पहले पुरापाषाण काल में औजार कैसे थे, फिर मध्यपाषाण काल में औजार कैसे थे। पुरापाषाण काल में जो औजार थे वो थोड़े बल्कि थे, वो भारी थे, उनको कैरी करना मुश्किल था, वो शार्प नहीं थे, वो बेडौल थे। और जब मध्यपाषाण काल आया, तो मध्यपाषाण काल में क्या, छोटे छोटे माइक्रोलिथ, छोटे छोटे पत्थर के औजार बनने लगे। लेकिन जब नवपाषाण काल आया, तो नवपाषाण काल में पूरी तरह से वो चेंज हो गए। अब ज्यादातर जो औजार थे वो खेती करने के हिसाब से बनने लगे, जैसे कुदाल है और खंती है, चाकू है, हंसिया है, उनमें लकड़ी की मूठ भी लगाई जाने लगी। तो ये मेन अंतर है। अगला है हमारा मिट्टी के बर्तन बनाना और बुनाई। चिकनी मिट्टी फर्श बनाने, खिलौने बनाने और अन्य शिल्प वस्तुओं के निर्माण के लिए यूज करी जाती थी। चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते थे ये। आग से चिकनी मिट्टी को कड़ा किया जाता था और इससे कटोरा और अन्य प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे। इस टाइम तक इनको आग का भी ज्ञान था और ये भी ज्ञान हो चुका था कि अगर आग में मिट्टी के बर्तन बना के, चिकनी मिट्टी के बर्तन अगर आग में तपा दिए जाएं, तो वो लंबे समय तक चलते हैं। आरंभिक मिट्टी के बर्तनों को या तो धूप में सुखाया जाता था या फिर घर के चूल्हों या अलाव का उपयोग किया जाता था। ये धीरे धीरे इनको पता लग गया। लोगों के स्थायी रूप से एक स्थान पर बसने के बाद बुनाई जैसे कार्यकलाप भी शुरू हो जाते हैं। इसके लिए धागे, ऊन, तंतु या रुई जैसे पदार्थों की जरूरत पड़ती है। अब देखो दोस्तों, ये भेड़ और बकरी तो पहले से पुरापाषाण काल से पालते हुए चले जा रहे थे, लेकिन उस टाइम इन्होंने बुनाई नहीं करते थे। हालांकि भेड़ के बाल तो उस समय भी होते थे, लेकिन उस टाइम तक इनको ये पता नहीं था कि इसके बालों से हम ऊन बना सकते हैं, ऊन से फिर हम कपड़े बना सकते हैं। नवपाषाण काल आते आते उन्होंने भेड़ की जो बाल थे उनसे ऊन ऊन बनाना शुरू कर दिया, ऊन बना के बुनाई करना शुरू कर दिया था। हालांकि आरंभ से ही पालतू बनाए गए भेड़ों के बाल लंबे हुआ करते थे, परंतु भेड़ पालन की शुरुआत के बहुत बाद उन्हीं कपड़े बनाने की शुरुआत हुई। जैसे भेड़ पालन तो शुरुआत पुरापाषाण काल में ही शुरू हो गया, लेकिन जो नवपाषाण काल में आके बुनाई की शुरुआत हुई। अगला हमारा विनिमय और धातु का उपयोग। तो इनका विनिमय कैसा था और कौन कौन सी धातु का उपयोग करते थे। अब ये क्या करते थे, अधिशेष बीजों को या दूसरी खराब ना होने वाली वस्तुओं के बदले बहुमूल्य पत्थरों का विनिमय होता था। ये जैसे मान लो खेती होने लगी तो चीजें अपनी जरूरत से ज्यादा हो गई, तो इसकी जगह पे उन्होंने दूसरी, जैसे बहुमूल्य पत्थर किसी से ले लिए, या किसी के पास औजार कोई बना रहा है तो उसने अपने औजारों के बदले अनाज ले लिया, या कोई दूसरी चीजें मन के बना रहा है, मोती बना रहा है, तो उसके बदले अनाज ले लिया। तो इस तरह से धीरे धीरे वस्तु विनिमय चालू हो गया था। अब विनिमय से लोगों के बीच सामाजिक संबंध तो मजबूत होता ही है, एक दूसरे से जो जब आदान प्रदान होता है, तो विचारों का और चीजों का आदान प्रदान होता है, तो उससे सामाजिक संबंध मजबूत होता है। प्रमुख रूप से अनाज, शिकार और वनों से प्राप्त होने वाले सामान तथा ऐशो आराम की वस्तुओं का लेन देन और विनिमय होता था। नवपाषाण युग के आरंभ में ही धातु कर्म की शुरुआत होती हुई, तो इन्होंने धातु का लगभग लगभग पता लगा लिया था जैसे ही नवपाषाण युग आरंभ हुआ। तो जैसे पश्चिम एशिया में है, पश्चिम एशिया में 10,000 वर्ष पहले से ही तांबे जैसी धातु का उपयोग होने लगा था।
अब तांबे के बाद इन्होंने कांसे की खोज कर ली। कांसे की लोच और चमक के कारण औजार बनाने वाले कारीगरों ने इससे कलात्मक वस्तुओं का भी निर्माण किया। ये साधारण गहने और अंगूठियों तथा छोटे औजार बनाया करते। जब इन्होंने कांसा खोज लिया तो कांसे से क्या, ये पहले तो केवल औजार ही बनाते थे तांबे से, फिर उन्होंने कांसा थोड़ा लोचदार होता है तो उससे अंगूठियां गहने बनाना भी शुरू कर दिया था। अब इनकी सामाजिक संरचना क्या थी? तो दोस्तों इनकी सामाजिक संरचना के बारे में हमें ये पता लगता है कि जो पुरुष थे वो तो शिकार करते थे, मछली मारते थे, लेकिन महिलाएं खेती के काम के साथ साथ में घर का सारा काम करती थी। मतलब खेती में भी वो हाथ बटाती थी और घर का भी सारा काम करती थी। जो पहले थे परिवार वो लगभग संयुक्त रूप से रह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय व्यतीत होता गया वो व्यक्तिगत सुविधाओं की मांग करने लगे। मतलब एकल परिवारों की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब इस समय तक व्यवस्थित सामुदायिक संगठन जैसे किसी निकाय का निर्माण हो चुका था। तो लगभग लगभग ऐसी निकायां जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत आज भी हैं, वैसे वैसे करके उस समय कबीला टाइप के जो निकाय थे उनकी लगभग निर्माण होना शुरू हो गया था। अब तनाव और टकराव को रोकने के लिए कुछ सामाजिक नियम बनाने की जरूरत भी उत्पन्न हो गई थी। शिकारी संग्रहकर्ता जिनके बीच नातेदारी का बंधन काफी लोचदार था, प्रतियोगिता और परस्पर टकरावों को टालने के लिए समुदाय छोटे छोटे गुणों में बंटकर रहने लगे। तो इनकी इस तरह की सामाजिक संरचना थी। हालांकि भेदभाव था, यहाँ भी भेदभाव था, बिल्कुल एक रूपता नहीं थी। मान्यताएं देख लेते हैं, इनकी मान्यताएं क्या क्या थी। तो कानून का पालन कराने का दायित्व गांव के मुखिया या पुरोहित का होता था। कानून बनाते थे ये लोग। नवपाषाण युग के धर्म मुख्यतः प्रजनन पंथ थे, जिसमें पुरुष को आकाश, सूर्य, वर्षा और महिला को पृथ्वी, चांद धर्म के प्रतीक मानते थे। सभी नवपाषाण समाजों में मिट्टी, पत्थर और अस्थि की बनी स्त्री मूर्तियां मिली हैं। जादू और अनुष्ठान इन समाजों के अनिवार्य हिस्सा बनते चले गए। मृतकों को ज्यादा शानो शौकत से दफनाया जाने लगा। जादू और अनुष्ठान तो इस टाइप तक काफी इस समय तक धीरे धीरे करके बढ़ने लग गए थे। अब इनकी कब्रों में एकल कब्रें और सामूहिक कब्रें भी मिली हैं। तो कई बार ये साथ साथ भी दफनाते थे लोगों को। अब समाज के विभिन्न हैसियत वाले लोगों को दफनाने की पद्धति में अंतर था। इससे ये पता लगता है कि इनके समाज में ऊंच नीच और थोड़ा सा भेदभाव व्याप्त था इस टाइम तक। तो दोस्तों हमारी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे पिछले साल पेपर में आए, पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। नवपाषाण युग के दौरान खेती करने से मनुष्य के खान पान और रहन सहन पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे खान पान पे देखो क्या प्रभाव, जब वो खेती करने लगा तो उसने मांस छोड़ के जो शाकाहार वाला भोजन था उसको प्राथमिकता देने लगा। और रहन सहन पे क्या प्रभाव पड़ा, जब एक जगह वो टिक के रहने लगा और धीरे धीरे करके बुनाई करने लगा, मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, तो इन सब से उसका भी रहन सहन भी प्रभावित हो गया। पुरापाषाण युग के औजार परवर्ती नवपाषाण युग के औजारों से किस प्रकार भिन्न थे। जब ये तो मैंने पहले ही बता दिया, पुरापाषाण में बड़े बल्कि औजार थे, भारी थे, उन वो ज्यादा नुकीले नहीं थे, धारदार नहीं थे, पॉलिश नहीं थे। लेकिन जब जब नवपाषाण युग आया तो वो पॉलिश हो गए, उनको थोड़ा सा वेट कम हो गया, उनमें हैंडल लगाए जाने लगे, मूठ लगाई जाने लगी, उनमें दांत बनाए जाने लगे। तो ये मेन अंतर था। नवपाषाण युग के दौरान मिट्टी के बर्तन बनाने पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। मिट्टी के बर्तन ये लोग बनाने लगे थे, हालांकि चाक पहिए का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था, चौक का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ये हाथ से ही मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लेकिन मिट्टी के बर्तनों को बना के और पकाना भी शुरू कर दिया था, उसमें खाना भोजन बनाना भी इन्होंने शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल समाज ने उस काल के लोगों की मान्यताओं को किस प्रकार प्रभावित किया। इनकी मान्यताएं क्या थी कि ये जादू टोने अनुष्ठान वगैरह पे ज्यादा विश्वास करते थे। इस तरह से इनकी मान्यताएं थी। और कई बार कब्रों में एक अलग अलग कब्रों में ना दफना के एक साथ कब्रों में दफनाया जाता था। और ये इनकी मान्यताएं थी। नवपाषाण समाज पुरापाषाण समाज से किस प्रकार अधिक जटिल था। तो इस संबंधों में अधिक जटिलता, जैसे जैसे मनुष्य क्रम में विकास होता गया तो उस तरह संबंधों में जटिलता आ गई। पहले छोटे छोटे कबीले थे, अब धीरे धीरे कबीलों ने गांव का रूप ले लिया था, थोड़ा व्यापार होने लगा था। तो इस तरह से समाज में थोड़ी जटिलताएं आ गई थी, थोड़े इनसे निकाय बनने लग गए थे, कानून बनने लग गए थे, लोगों पे जो जिम्मेदारी है उत्तरदायित्व था वो आ गया था। इस तरह से ये थोड़ा सा अधिक जटिल था समाज। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do like, share and subscribe our channel. Thank you. Bye.